बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे वफाकी हुकूमत की। वफाकी काबीना के इख्तियारात में कमी का बड़ा फैसला किया गया है। मुस्तफ़ा एमपेक्स केस 2018 में वफाकी हुकूमत की तारीफ वफाकी काबीना के तौर पर की गई। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद रियाजुल हक। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि कराची में पानी चोरों के खिलाफ ऑपरेशन के बावजूद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अफसरान की मिली भगत से पानी चोरी करने का सिलसिला आज भी जारी है। तफसीलात बताने के लिए ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा कराची फरीद आलम। जबकि प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पर पाकिस्तान पोस्ट के मुख्तलिफ दफातर में मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी के टेंडर्स में करोड़ों रुपए से जायद की मुबैना माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात बताने के लिए ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा मुल्तान ज़हीर अब्बास। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की पहली स्टोरी की जानिब। वफाकी हुकूमत की वफाकी काबीना के इख्तियारात में कमी का बड़ा फैसला किया गया है। आपको बताएं कि मुस्तफ़ा एमपेक्स केस 2018 में वफाकी हुकूमत की तारीफ वफाकी काबीना के तौर पर की गई थी, जबकि हुकूमत ने तमाम वजारतों के एक्ट में वफाकी काबीना के बजाय मुतल्लिका वजारत को इख्तियारात देने का बड़ा फैसला किया है। मुस्तफ़ा एमपेक्स केस में वफाकी काबीना को फैसलों में इख्तियार देने के बाद वापसी का अमल भी शुरू हुआ। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद रियाजुल हक से। रियाज, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये मुस्तफ़ा एमपेक्स केस है क्या? जी बहुत शुक्रिया फरजाना, ये बहुत अहम स्टोरी है क्योंकि वफाकी हुकूमत और वफाकी काबीना के इख्तियारात बहुत अहम चीज़ होती हैं, क्योंकि इस मुल्क में जो भी बड़े फ़ैसले होते हैं आइनी, कानूनी और इंतज़ामी, और उसमें ज़ाहिर वफाकी हुकूमत या जो काबीना होती है उसका बड़ा इख्तियार होता है। तो 2016 में चीफ जस्टिस साकिब निसार, इकबाल हमीदुर्रहमान और जस्टिस मकबूल बाकर, इन तीनों ने एक जजमेंट जो है वो रिलीज़ की। 18 अगस्त 2016 की बात है, और उसमें ये तय कर दिया गया, क्योंकि अब तक वो जो केस है वो मुख्तलिफ़ अदालतों में पेश भी होता है, मुख्तलिफ़ हवालों से उनकी रेफरेंसेस जो है बड़े कोर्ट भी होते हैं, बहुत 3-4 ऐसी जो जजमेंट्स हैं वो कोर्ट होती है, उसमें एक मुस्तफ़ा एमपेक्स जो है वो केस है। वो केस क्या है? अली ज़फ़र साहब उसमें एमाइकस थे, यानी असिस्टेंट थे एक किस्म के कोर्ट में। उसमें ये तय किया गया कि हुकूमत को एक किस्म की वजाहत की गई कि जब कहीं पे फेडरल गवर्नमेंट की अगर तारीफ़ होती है कि फेडरल गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है, फेडरल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है, तो उससे क्या मुराद लिया जाएगा। तो इस केस में 2016 में साकिब निसार की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच ने तय किया था वो ये था कि फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होगा फेडरल कैबिनेट, यानी वफाकी काबीना। अब जो 18, 20, 25, 30 या जितनी भी रुकनी काबीना होती है वो वफाकी हुकूमत कहलाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ़ैसला भी वफाकी हुकूमत करेगी उसकी मंजूरी वफाकी काबीना से होगी, तब जाके वो वफाकी हुकूमत का फ़ैसला कहलाएगा। ये तो हो गई एक बात। उसके बाद जब ये फ़ैसला आया तो उसके बाद तमाम जो वफाकी हुकूमत के मातहत जो वजारतें हैं, इदारे हैं, आज़ाद जो खुद मुख्तार इदारे हैं, नेपरा, पेपरा हो गए, HEC हो गए, दूसरे जितने इदारे हैं, इन तमाम इदारों के जो कवानीन थे उनमें तरमीम कर दी गई, और उनको बाकायदा तौर पे, यानी उनमें किसी किस्म की कोई भी तब्दीली होनी थी उसको वो कहा गया कि वो वफाकी हुकूमत उसकी मंजूरी देगी। तनख्वाहों में इजाफे हैं, उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तैनातियाँ हैं, या इस तरह के ड्रैप वगैरह जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी वगैरह, HEC या और नेपरा, पेपरा, जितने भी इदारे हैं उनके सरबराहान, उनकी तैनाती और तनख्वाहों के हवाले से जो मामलात हैं वो वफाकी काबीना देखेगी। लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से ये हो रहा है, अगला जो हमारा पॉइंट है, जो सारी स्टोरी का हमारा मंबा है, वो यही है कि अब जो है वो इस हुकूमत ने, बल्कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो चूँकि ये एक किस्म की दूसरी हुकूमत है, आप PDM कह लें या PDM 2.0 कह लें, तो 2022 में ये फ़ैसला किया गया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, और इन्होंने कहा कि ये जो वफाकी हुकूमत की जो डेफिनेशन है, यानी ये जो वफाकी काबीना है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। और उसकी ज़ाहिर है कई वजूहात थी, वो हम आगे चल के बताएंगे। तो बहरहाल उसके बाद से लेकर अब तक, ज़ाहिर उनके बाद इंतखाबात हुए 8 फरवरी 2024 में, और शहबाज शरीफ साहब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बने। अब दोबारा से इन सारे मामलात को जो है वो उन्होंने
फॉलोअप जो है वो करना शुरू कर दिया है, और जितने भी वजारतें थी और जिस तरह जैसे मैंने खुद मुख्तार इदारों के नाम लिए, उन तमाम के तमाम एक्ट जो उनके एक्ट थे जो पहले चेंज किए गए थे 2016 के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद, अब दोबारा उनको चेंज किया जा रहा है। और 2022 में डायरेक्शंस हुई, अब 2024 में, अब तो 25 आ चुका है, तो 2024 में दोबारा जो है वो एक किस्म का नोटिफिकेशन लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से तमाम वजारतों को गया कि अपने मातहत इदारे और अपने जो आपके इदारे हैं इनके क़वानीन में तरामीम के लिए जो बिल वगैरह है, एक्ट में जो तरामीम वगैरह हैं, वो आप वफाकी काबीना को भेजें ताकि यहाँ से मंजूरी हो जाए। उसके बाद क्या होगा? और सबसे पहले अब मौजूदा हुकूमत जो है वो इस हवाले से मजीद क्या इकदाम उठा रही है रियाज? जी फरजाना, इस की तरफ ही मैं आ रहा था कि अब इसमें क्या किया जा रहा है। अब जो मौजूदा हुकूमत है वो इस सारे मामले को लेकर जो है वो इस किस्म का जो 2016 में किया गया था उसको अनडू करने की कोशिश जो है वो कर रही है। तरामीम में जो 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 जितनी भी जो इख्तियारात थे वफाकी काबीना के, वो अब दोबारा जो है वो वजारतों को और ख़ुद मुख्तार इदारों को तफवीज़ किए जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं भी अगर तरामीम किसी एक्ट में तरामीम है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मामला है, उनकी तनख्वाहों का मामला है, तैनातियों का मामला है, आइनी मामला है, इंतज़ामी मामला है, तो वो कोई भी जो वजारत होगी, मिसाल के तौर पर वजारत सेहत में एक उनका बड़ा अहम इदारा है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जिसे कहते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर जो अद्वियात हैं उनकी क्वालिटी, उनकी कीमतों के तयन के हवाले से ये तमाम चीज़ें तय करता है। और हर मरतबा अद्वियात की कीमतों के हवाले से या अद्वियात के हवाले से कोई भी फैसला साजी होती है वो वफाकी काबीना के पास आती है, जो ज़ाहिर वफाकी हुकूमत कहलाती है। तो अब क्या होगा कि जब ये तरमीम हो जाएगी, इस तरमीम में क्या हो रहा है? इस तरमीम में ये हो रहा है कि वफाकी हुकूमत की जो डेफिनेशन है, जो फेडरल कैबिनेट थी, उसको चेंज किया जा रहा है, उसको फेडरल गवर्नमेंट को रिप्लेस किया जा रहा है रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़। और इसका मतलब ये हुआ कि जो मुतल्लिका इदारे हैं, मुतल्लिका उसमें सेक्रेटरी हो सकते हैं, उसमें इदारे का चेयरमैन हो सकता है, वो ये फैसला करेंगे कि अद्वियात की कीमतों के हवाले से क्या करना है, कमी बेशी करनी है, जो कुछ भी करना है, वो वफाकी काबीना ये चीज़ें नहीं आएंगी। अब ये एक ज़ाहिर बहुत बड़ा फैसला है। जब 2016 में एक चीज़ तय हो गई, उसके बाद दोबारा इस तरफ अगर आप आ रहे हैं तो ये कुछ छोटा इकदाम नहीं है। यानी एक चीज़ वफाकी काबीना से लेकर मुतल्लिका वज़ारत या 2018 में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तो वाज़ेह तौर पर यह कहा गया था कि वफाकी हुकूमत का मतलब वफाकी काबीना है, तो क्या काबीना के इख्तियारात महदूद करना तौहीन अदालत नहीं होगा कहीं ना कहीं? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले वफाकी इस्लामाबाद में एक हेल्थ की जो कमेटी थी, स्टैंडिंग कमेटी थी, कायमा कमेटी जो कहलाती है कौमी असम्बली की, उसमें इसी तरह का जो है इसी तरह की एक तरमीम थी जिसको पास करना था, और वो कमेटी में आई हुई थी। ज़ाहिर है पहले वो असम्बली में आई और उसके बाद मुतल्लिका कमेटी को आई। तो जब ये बहस चल रही थी कि जनाब इसको रिप्लेस करना है फेडरल गवर्नमेंट के लफ्ज़ को मुतल्लिका इदारों से, तो अली मोहम्मद खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो फैसला एक ज़माने में अगर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत करके ये बता दिया कि वफाकी हुकूमत का मतलब वफाकी काबीना होगा और उनसे इस चीज़ की मंजूरी ली जाएगी, तो आप कैसे उसको वापस कर सकते हैं? बिल्कुल। आप देखिए, उन्होंने कहा कि वफाकी काबीना एक बहुत बड़ा फोरम है, और अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है तो आप उसके बरखिलाफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कई ऐसे मामलात हो सकते हैं जिनका वफाकी काबीना में आना ज़रूरी है। जो वफाकी वज़रा हैं उनके जो है वो सामने ज़ेर बहस लाना ज़रूरी है, काबीना के एजेंडे में लाना ज़रूरी है। तो अगर वो जो सेक्रेटरी की सतह पे या वजारत की सतह पे अगर इस मसले का हल निकाल लिया जाता है, तो हो सकता है कि वजारत की सतह पे वो दानिश, वो विजडम, वो विजन ना हो जो वफाकी काबीना की सतह पे होता है, जब 30, 40 और 50 लोग मिल के बैठ के वज़ीर आज़म की सरबराही में एक जो है वो काबीना का इजलास होता है। वो इन चीज़ों पे थ्रेड सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या वफाकी हुकूमत जो है वो इस फैसले से अदालत उज़्मा के आईनी तशरीह के दायरा कार को चैलेंज तो नहीं कर रही है कहीं? बिल्कुल ऐसे ही है, और ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद चैलेंज किया जा रहा है, लेकिन वफाकी हुकूमत से अगर पूछा जाए
तो जब उनसे आप बात करते हैं कि भाई आप इतना की मोन्यूमेंटल जो चेंजेस ला रहे हैं, ये कुछ छोटी तब्दीली तो नहीं है। वफाकी काबीना का अगर मिसाल के तौर पर 100 इख्तियारात थे तो वो कम करके 30 और 40 पे ला रहे हैं, बाकी इख्तियारात तफवीज़ किए जा रहे हैं, डेलीगेट किए जा रहे हैं। तो ये क्यों ऐसा है? तो उनका ये कहना है कि भाई देखें, इस वक्त हमारे वो जो वफाकी हुकूमत है उन्होंने बहुत से उमूर को देखना होता है। अब अगर हर चीज़ आएगी कि जनाब किसी अफसर की तैनाती है, बल्कि कई मरतबा ये होता है कि वजारत दिफा में के तहत जो अफसरान हैं उन्होंने अगर अर्ली सर्विस रिटायरमेंट लेनी होती है तो निचले जो रैंक्स के अफसरान हैं, ऊपर के तो शायद होंगे ही होंगे, लेकिन जो निचले रैंक्स के अफसरान हैं उनकी समरी भी वफाकी काबीना से मंजूर ली जाती है। तो ये वो तमाम चीज़ें उनके बकौल ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिसकी अगर वजारत की सतह पे जो है वो अप्रूवल हो जाए। जानिब से ये कहा जा रहा है कि रोजमर्रा की जो समरियां हैं उसका बोझ काबीना पर कम करना चाहते हैं हम, तो क्या इख्तियारात कम करके इंतजामी आसानी हासिल करना जमहूरी तरीका है क्या? देखें, अब इस पे मुख्तलिफ बहस हो सकती हैं कि क्या क्योंकि आजकल अगर देखा जाए तो पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वफाकी काबीना के इजलास बहुत कम होते जा रहे हैं। और ये 2018 से जब 2022 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो हफ्ते में एक बार जो है तकरीबन हर मंगल को काबीना का इजलास होता था। उससे पहले 2017 के बाद जब खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म बने थे उन्होंने भी थोड़ा सा रेगुलर किया था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बड़ा रेगुलर हुआ था। उसके बाद जब मौजूदा हुकूमत आई तो इन्होंने पिछले साल तो चीज़ों को कुछ रेगुलर रखा, लेकिन अब इस साल 2025 के 2-3 माह हो गए तकरीबन इनको चीज़ों को बड़ा ये हल्का ले रहे हैं। और वफाकी काबीना का इजलास बहुत रेगुलरली नहीं हो रहा, हर हफ्ते होना चाहिए। क्योंकि एक काबीना डिवीज़न के एक अफसर ने एक मरतबा बताया कि कई साल पहले यानी 8-10 साल पहले वफाकी काबीना का इजलास 6-6 माह बाद होता था और सिर्फ जो एजेंडा आइटम थे वो 17-18 सफ़ात पर मुश्तमिल होते थे और जो फाइलें बनती थी वो तकरीबन 15-20 किलो सफ़ात होते थे और वो एजेंडा आइटम्स होते थे। अब तो ये होता है 7-8 सफ़ात का एजेंडा आइटम होते हैं या 10 से 12 हो जाता है, और क्योंकि हर हफ्ते होती है। लेकिन अब चूँकि अब लेट हो रहा है तो उसका एक हल इन्होंने हुकूमत ने यह निकाला है जो ज़रा पिछली हुकूमतों में भी था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया। वो सर्कुलेशन के थ्रू समरीज़ को अप्रूव करवा लेते हैं। वफाकी काबीना का इजलास नहीं होता, तमाम वज़रा को समरियाँ भेज दी जाती हैं और इन समरियों का जो अप्रूवल है वो ले ली जाती है। तो गो के इस पर तनकीद की जाती है कि अनलेस के बहुत अहम अगर समरी है तो उसकी सर्कुलेशन पे समरी उसकी अप्रूवल करवा ली जाए, लेकिन काबीना का इजलास डिस्कशन के लिए ज़रूरी है। बहरहाल क्या काबीना बड़ा सादा सा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर काबीना को ही हम पसे पुश डाल देंगे और वजारतें बराह रास्त अगर फैसले करने लगेंगी तो फिर इज्तिमाई मुशावरत और शफाफियत कहाँ जाएगी? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है कि अगर वफाकी काबीना एक तरफ तो ये कहती है कि जी वो बोझ कम कर रही है कि जनाब छोटे मोटे मामलात उनकी तरफ आते हैं तो उनकी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं पिछले कम से कम 6-7 साल से जो वफाकी काबीना को करीब से देख रहा हूँ, कैबिनेट डिवीज़न को करीब से देख रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को और इस तरह की जो मुताल्लिका वजारतें इंटीरियर वगैरह को मैं देख रहा हूँ, तो मैंने एक चीज़ देखी है कि बहुत अहम आइनी जो मामलात हैं उनकी जो अप्रूवल है वो भी सर्कुलेशन के ज़रिए जो है वो ली जा रही है। पिछले कम से कम 2 साल में ये हो रहा है और ये बहुत ख़तरनाक बात है। अगर आप एक तरफ बात करते हैं कि जनाब हम तो नॉर्मल सी चीज़ें जो है वो इदारों को तफवीज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो ये हो रहा है कि इंतहाई अहम आइनी जो फैसले हैं वो भी आप सर्कुलेशन पे करा के इसको फारिग करवा रहे हैं ताकि एक तो मीडिया की अटेंशन ना बने। क्योंकि अगर रियाज कहीं ये फैसला सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को ज़्यादा खुद मुख्तार बनाने की कोशिश तो नहीं है? ये बिल्कुल हो सकता है क्योंकि एक तरफ जब वफाकी काबीना में चीज़ आती है तो वफाकी वज़रा एक सिविलियन माइंडसेट के जो है वो एक ग्रुप होता है, वो बैठे होते हैं, वो चीज़ों को डिस्कस करते हैं एक खुले माइंड से। लेकिन जब ये चीज़ वजारत के पास चली जाएगी, ब्यूरोक्रेसी के पास चली जाएगी, एडिशनल सेक्रेटरी की सतह पर हो जाएगी, खुद मुख्तार इदारों की सतह पर हो जाएगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्कान है। क्योंकि हमारा मुल्क ऐसा है कि वहाँ पर डेवोल्यूशन ऑफ पावर तो कागज़ों में और उसमें डिस्कशन में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमेशा ये रहा है कि जब यहाँ पे ये होता है कि जब इदारों को इस तरह खुद मुख्तारी दी जाती है इसको उसका गलत इस्तेमाल होता है। हाल ही में हमने एक स्टैंडिंग कमेटी में देखा कि जहाँ पे 50 करोड़ से ज़्यादा एक साल में जो है वो तनख्वाहें और दूसरे मराज जो है वो एक SCCP एक इदारा है उसके कुछ अफसरान और बोर्ड के जो मेंबर्स थे उन्होंने लिए। तो अगेन एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा था, उन्होंने अपने फैसले खुद किए, कुछ उन्होंने काबीना से लिए लेकिन बाकी उन्होंने खुद किए। यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी का मसला आ जाता है कि अगर काबीना से
अप्रूवल होती है उसमें बहुत ले दे होती है, डिस्कशंस होती हैं, कई कई घंटे डिस्कशंस होती हैं। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो उसमें तो ब्यूरोक्रेसी खुद चूंकि मुस्तफिद होगी उससे। ऑपोजिशन ने कायमा कमेटियों में इस फैसले की मुखालफत की है, तो अगर हम देखें तो नॉर्मली उनके खदशात किस हद तक दुरुस्त हमें दिखाई दे रहे हैं? देखिए इतने ही इस हद तक की दुरुस्त हैं कि जिस हद तक हम कह सकते हैं कि इसका दूसरा रुख जो है वो क्या हो सकता है। हाँ। एक सिक्के का एक रुख तो ये है कि जनाब ये बहुत अच्छी बात है और ये बोझ कम हो रहा है और इससे गवर्नेंस में और उसकी एफिशिएंसी में फ़ायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ एक जिस तरह अपोजिशन कह रही है और बहुत से अपोजिशन के अरकान इसकी दबे लफ्ज़ों में और कभी कभार खुले बंदों भी इसका इजहार भी करते हैं कि जनाब ये तो वफाकी हुकूमत या वफाकी काबीना अपना जो है वो बोझ आसान कर रही है। वो समझते हैं यार ये समरियाँ आती हैं और वो क्या होता है और कभी कभार इनको पढ़ने का मौका भी नहीं मिलता, कहीं कहीं मरतबा तो पूरे पूरे बिल होते हैं उसमें। लिहाजा अच्छा है बस ये सीधा जो है मामला बरह रास्त वजारत की सतह पे हो जाएगा। जो मुतालिका वज़ीर है वो अगर वज़ीर आज़म को ब्रीफ करना चाहेगा वो कर लेगा और मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि अब भी ऐसा होता है कि जो मुतालिका वज़ीर है उसको अगर सर्कुलेशन पे समरी जाती है तो अगर मुतालिका वज़ीर का जवाब ना आए तो काबीना डिवीज़न उसको हाँ में उसको जो कंसिडर कर लेती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपके पास एक समरी अप्रूवल के लिए आई है। हाँ। आपने अगर मुकर्ररा 24 घंटों के अंदर जवाब ना दिया तो आपका जवाब हाँ समझा जाएगा। ये बड़ी अफसोसनाक और हैरानकुन बात है। इसमें शीरी मिज़ारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बड़ा ये जो सारा कुछ किया जा रहा है, इस सारी काविश का आखिर क्या मकसद क्या हो सकता है, क्या समझते हैं आप? देखिए इसमें नेकनियती भी हो सकती है, इसमें जैसा आपने ब्यूरोक्रेसी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हाँ। उनकी जो है वो भी हो सकती है क्योंकि पिछले कुछ अरसे से ब्यूरोक्रेसी ये फील कर रही थी कि उनके इख्तियारात शायद अब उस तरह जो है वो खुल के खेलने का मौका उनको नहीं मिलता जैसे माजी में मिलता था। तो पिछले तकरीबन 2022 से ऑनवर्ड जब ये हुकूमत आई, ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में रेगुलर कैबिनेट मीटिंग्स होती, सारा कुछ हो रहा था, हर चीज़ अप्रूवल टाइम पे हो रही थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मसाइल आए, कुछ डिलेज भी हुए, काबीना के इजलास उस तरह नहीं हो पाए, बीच में जो है वो इंटरनेशनल चीज़ें हुई, इंडिया के साथ जंग का मामला हुआ, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले हुई, पाइल अप हो गई। तो इनके बकौल बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन इनकी नेकनियती भी हो सकती है, बदनीयती भी हो सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पर अगर तमाम पार्लियामान में इस पर बहस कर ली जाती या कम से कम काबीना की सतह पर इस पर बहस कर ली जाती, बजाय इसके कि एक जो है वो जल्दबाजी में ये फैसला कर लिया जाता, क्योंकि बाद में नुकसान हो जाए। जैसे अली मोहम्मद खान ने कहा कि अगर वफाकी हुकूमत को एक इख्तियार दिया गया है तो आप कैसे वज़ीर आज़म और काबीना से इख्तियार लेके एक वज़ीर और एक सेक्रेटरी को ये कह रहे हैं कि जनाब वो वजारत की सतह पर यह फैसला कर लें। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स बहुत दोनों हैं। अब हुकूमत की उस पर है कि वो कैसे इख्तियारात उनको आगे देती है, गलत इस्तेमाल होता है, ये सही है। तो ये वक्त ही आगे चल के हमें बताएगा। अच्छा, क्या अवामी मुफाद में इस तरह के फैसले करना दुरुस्त है या सिर्फ हुकूमती कंट्रोल मजबूत करने का ये एक हरबा है? देखें, जिस तरह 18वीं तरमीम हमने देखी कि 2010 में जब 18वीं तरमीम हुई तो इसका मकसद ये था कि सूबों को जो है वो इख्तियारात की मुंतकिली होगी। अब सूबों को इख्तियारात तो चले गए, मिसाल के तौर पर एजुकेशन डिवॉल्व हो गई, हेल्थ डिवॉल्व हो गई और वो आगे चले गए। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब दोबारा 18वीं तरमीम के हवाले से उनको एक किस्म का अनडू या अमेंड करने के हवाले से, ट्वीक्स के हवाले से बातें चल रही हैं। उसकी क्या वजह है कि एक मकसद ये था कि जब डेवल्यूशन ऑफ पावर होगा, निचली सतह तक जो है वो इख्तियार की मुंतकिली होगी, हेल्थ और एजुकेशन और इस तरह की बहुत सी चीज़ें जब सूबाई सतह पे जाएंगी तो उसकी बेहतर डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी होगी। वफाक की जो है वो बदमाशी या वफाक का कंट्रोल कम होगा। सूबों में जो लोग बैठे हैं वो बेहतर जो है वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी इसकी मिसाल सादर आती है कि यहाँ नीयत तो बज़ाहिर अच्छी लग रही है कि शायद जो है वो इख्तियारात दे दिए जाएँ सेक्रेटरीज़ को, आज़ाद इदारों को और जो खुद मुख्तार इदारे हैं। लेकिन हमेशा ये होता है कि उसका गलत इस्तेमाल होता है। अब भी जहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो मौका मिलता है, ज़ाहिर है बहुत प्रोफेशनल अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, लेकिन चंद ऐसे ब्यूरोक्रेट ऐसे भी हैं जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। जो मिनिस्टर या मुताल्लिका जो वज़ीर होते हैं उनको बहुत सी चीज़ों का पता नहीं होता, उनसे ऐसी चीज़ों की अप्रूवल ले लेते हैं, बाद में वज़ीर को सफाइयाँ देनी पड़ती हैं। तो ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोग शामिल हैं जो चाहते हैं कि उनको जो है वो खुला इख्तियार मिले। अब देखना ये होगा कि क्या ये जो एक्ट्स में तरमीम कर रहे हैं, वफाकी काबीना के इख्तियार में कमी लाई जा रही है, क्या इससे वो एम्पावर होंगे, क्या चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी, या 18वीं तरमीम की तरह इसको भी आपसे बड़ा एक अहम सवाल है जो मैं करना चाह रही हूँ और उसका जवाब भी मुझे लाजमी चाहिए। मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर कल को कोई वजारत मुतनाज़िया फैसला करती है और काबीना की मंजूरी शामिल उसमें नहीं होती है तो उसका कानूनी और सियासी असर क्या होगा?
देखें, उसके ज़ाहिर दूर रस नताइज होंगे। उसकी बुनियादी वजह ये है कि कई मरतबा ऐसा होता है कि अब मतलब अब तो एक पूरा रूल है कि जो कुछ भी किसी किस्म की तरामीम होती हैं या कोई चीज़ इंतज़ामी तौर पर तब्दील करनी हो, कोई नया सरबराह लगाना हो ख़ुद मुख्तार इदारों वगैरह के, जब वो वज़ीर-ए-आज़म के पास आती है, काबीना के पास आती है, उस पर डिस्कशन होती हैं, फीडबैक आती है, वो वापस जाती है, फिर उस पर डिस्कशन होती है और उसके बाद उसकी अप्रूवल होती है या कभी कभार रिजेक्ट भी हो जाती है। हाँ। लेकिन जब इस तरह की चीज़ वहाँ पे हो जाए तो पता चले साल गुजर गया और उस अफसर को तैनात किया गया था या किसी इदारे के सरबराह को चेयरमैन थे और वो तो बड़ा ब्लंडर हो गया, वो तो किसी काम का नहीं था, अब पता चले तो इसमें जो है वो अब बाहमी चपकलिश में भी इजाफे का इम्कान है और कमेटियों में भी लड़ाइयाँ होंगी। देखा जाए यहाँ पर बात है हम आइन की, तो आइन महज एक दस्तावेज नहीं है बल्कि ये एक अहद है, एक ऐसा वादा है जो रियासत अपने अवाम से करती है। अगर इसी आइन की तशरीह को नज़रअंदाज करके इख्तियारात की नई तकसीम कर दी जाएगी तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं होगा, जमहूरियत की रूह का भी होगा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज एक बार फिर बड़ा अहम मसला लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। आपको बताएं कि कराची में पानी चोरों के खिलाफ ऑपरेशन के बावजूद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अफसरान की मिली भगत से पानी चोरी करने का सिलसिला जारी है। वाटर कॉरपोरेशन अफसरान की मुबैना मिली भगत से हब केनाल, धाबेजी, पीरी पंपिंग स्टेशन से पानी सप्लाई करने वाली लाइनों से पानी की चोरी ताहाल नहीं रोकी जा सकी है, जबकि शहर के जो रिहायशी और सनती इलाके हैं वहाँ भी पानी चोर सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। पानी चोरों की सरपरस्ती में मुलव्विस अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ वाटर कॉरपोरेशन हुकाम ने खामोशी इख्तियार कर ली है। पानी चोरी के बायस कराची में पानी का बहरान संगीन हो चुका है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि पानी चोरों और उनका साथ देने वाले अफसरान के खिलाफ वाटर कॉरपोरेशन हुकाम ने खामोशी आखिर क्यों साध ली है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। बात करते हैं नुमाइंदा कराची आलम से। फरीद, सबसे पहले तो ये बताएं कि कराची जैसे बड़े शहर में रोजाना लाखों गैलन पानी चोरी हो रहा है, आखिर ये पानी चोरी कहाँ और कैसे हो रहा है और कौन कर रहा है? जी बिल्कुल, कराची सिंध का दारुल हुकूमत भी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है, यहाँ पर की पॉपुलेशन भी पाकिस्तान में किसी भी शहर से सबसे ज़्यादा है। इसकी ज़रूरत पूरा करने के लिए, इस पॉपुलेशन की ज़रूरत पूरा करने के लिए कराची को बहुत ही कम मकदार में पानी फराहम किया जाता है। कराची को दो ज़राए से पानी फराहम किया जाता है। पहला ज़राया है धाबेजी खैंजर झील, जहाँ से कराची को 4 से 450 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता है। दूसरा ज़रिया है हब डैम से कराची को 100 मिलियन गैलन पानी यौमिया फराहम किया जाता है। अब कराची को जो पानी फराहम किया जाता है उसकी, क्योंकि पानी बहुत कम है, आबादी ज़्यादा है, तो इसलिए पानी की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, जिसको पूरा करने के लिए वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से गुज़िश्ता 15 साल से किसी किस्म के कोई इक़दामात नहीं किए गए। इसका फ़ायदा उठा के जो कुछ माफियाज थी उन्होंने दीगर अपने गैर कानूनी काम छोड़ के अब पानी चोरी का धंधा गुज़िश्ता 15 साल से शुरू कर रखा है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों बिलखुसूस कराची के जो बड़े पंपिंग स्टेशन है वो ज़राए जिनसे कराची को पानी फराहम किया जाता है, जिसमें कैंजर झील, धाबेजी और हब डैम शामिल है। अब ये माफिया पानी चोरी करने के लिए दो तरीक़ों से पानी चोरी करता है। एक तो इलाका पुलिस को अपने साथ मिलाता है, उसके साथ मिलके पानी चोरी करता है। दूसरा इनका तरीका वारदात ये होता है कि जो सियासी लोग होते हैं उनकी सरपरस्ती हासिल करते हैं और उसके साथ साथ कराची वाटर कॉरपोरेशन के जो बल्क वाटर सप्लाई लाइनों पे तयन अमला है, अफसरान है, उनके साथ मिली भगत करके कराची को पानी सप्लाई करने वाली लाइनों से मुख्तलिफ जगहों पे पंचर करके पानी चोरी करते हैं। इसके साथ साथ कराची जब पानी पहुंच जाता है तो कराची शहर के अंदर भी मुख्तलिफ जगहों पे पानी चोरी किया जाता है, जिसमें कराची के रिहायशी इलाके भी शामिल है, सनती इलाके भी शामिल हैं। रिहायशी इलाकों और सनती इलाकों में पानी चोरी दो मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जाता है। सनतों को या बहुत जो बड़ी पोश रिहायशी आबादियाँ उनको पानी चोरी करने के लिए कराची के मज़ाफ़ात से गुजरने वाली वाटर कॉरपोरेशन की जो लाइन है उनको पंचर किया जाता है। मुख्तलिफ नालों से गुजरने वाली लाइनों को पंचर करके कनेक्शन लगाए जाते हैं। मुख्तलिफ जो वीराने हैं जहाँ से बड़ी राइजिंग लाइनें गुजर रही हैं, जैसे कराची यूनिवर्सिटी के असराफ से पानी की राइजिंग लाइनें गुजर रही हैं, गुलशन मेहमान से पानी की राइजिंग लाइनें गुजर रही हैं, तो उन जगहों पे पंचर करके
पानी चोरी किया जाता है। इन तमाम जो शहर के अंदर और शहर से पानी चोरी किया जाता है, इसके अंदर वाटर कॉरपोरेशन के बाद अफसरान सालों से मुलव्विस हैं, जिनका मुतअद्दिद मरतबा नाम सामने आ चुका है, लेकिन कुछ सियासी मजबूरियों के वजह से उन अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई ताहाल हमें होती हुई कभी दिखाई ही नहीं दी गई। वही अफसरान आला उहदों पे थोड़े दिन के लिए उनको हटाया जाता है, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा ये होती है कि उनको ओहदे से हटाने के बाद कहीं और लगा देते, कुछ दिन गुजरने के बाद वो अपना सियासी असर और रसूख यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं हाल और तो वहाँ कुछ पर आ ऐसी जाते ही हैं। है। हमने देखा है कि जो वाटर कॉरपोरेशन की लाइंस हैं वहाँ से बराह रास्त पानी चोरी किया जा रहा है, तो ये ऐसा तो मुमकिन हो ही नहीं सकता कि अंदरूनी मिलीभगत यहाँ पर ना हो। तो वो अफसरान जो इसमें मुलव्विस हैं, क्या उनकी निशानदही हो सकी है? हाँ जी, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि धाबे जिससे पानी आता है, पिपरी आता है, पिपरी से आता है मुख्तलिफ जगहों पे, एनिके पे पहुँचता है, लेकिन जो धाबे जिससे लाइन हमारी चलती है 84 इंच की लाइनें जो चलती हैं, मुख्तलिफ लाइनें, उन लाइनों को वहाँ जो बल्क का अमला मौजूद है, जो पिपरी धाबे जी पे एक्सियंस बैठे हैं, जो डबल ई बैठे हुए, जो लाइन मैन बैठे हुए, जो विजिलेंस का इनका अमला बैठा हुआ है, जो सिक्योरिटी का इनका अमला बैठा हुआ है, वो पानी चोरों से मिलता है और मिलने के बाद वो रात के अंधेरे में वहाँ पर पानी लाइन को पंचर कर दिया जाता है और फिर मुख्तलिफ औकात में वहाँ से पानी चोरी किया जाता है। इस चोरी का जो वहाँ के जो मुतल्लिका एक्सियन होता है, जो वहाँ का अमला होता है, वो बाखूबी जानता है, पानी चोर को भी जानता है, कितना पानी चोरी किया जा रहा है वो भी जानता है, क्योंकि ये वो मेन राइजिंग लाइन है जो कभी बंद नहीं होती, इनमें 24 घंटे पानी चलता है। इसी धाबे जी से जब हम आगे बढ़ते हैं तो मलिर के इलाका आता है, मलिर के इलाके में चोरी किया जा रहा है, मेमनगोट के इलाके में पानी चोरी किया जा रहा है, दुम्बागोट के इलाके में पानी चोरी किया जा रहा है, पोर्ट कासिम के अतराफ में पानी चोरी किया जा रहा है, गुलशन हदीद के अतराफ में पानी चोरी किया जा रहा है, स्टील मिल से गुजरने वाली लाइन में पानी चोरी किया जा रहा है, लांडी में पानी चोरी किया जा रहा है, कायदाबाद में पानी चोरी किया जा रहा है। इसी तरह एनिके तक पहुँचने तक मुख्तलिफ तकरीबन 30 से 35 जगहें हैं जहाँ से बड़े पैमाने पर चोरी की जा रही है और 80 से ज़्यादा ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर छोटे पैमाने पर पानी चोरी की जा रही है। इसी तरह जब हब डैम से पानी सप्लाई होता है तो नॉर्थ कराची पंपिंग स्टेशन और मंगो पीर तक आने में हर जगह देखा जाए तो पानी को चोरी ही किया जा रहा है। अगर पानी चोरी हो रहा है तो किन महकमों की नाकामी कहेंगे हम इसको? क्या वाटर कॉरपोरेशन इसका जिम्मेदार है, पुलिस है या फिर बल्दियाती इदारे हैं? जी, इसका बराह रास्त जिम्मेदार वाटर कॉरपोरेशन है। वाटर कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है कि अपनी लाइनों की हिफाजत करे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जब ओहदा संभाला मेयर का, तो क्योंकि वो चेयरमैन वाटर बोर्ड भी हैं, उनकी जानिब से सख्त कार्रवाइयों का आगाज़ किया गया। तकरीबन गुज़िश्ता 2 सालों से वाटर कॉरपोरेशन में पानी चोरों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जा रहा है और इस दौरान कई दर्जन जो है गैर कानूनी कनेक्शन पकड़े गए, गैर कानूनी हाइड्रेंट पकड़े गए, उनको मसमार किया गया। मेयर कराची की जानिब से तो वाज़े तौर पर अहकाम दिए हुए हैं कि किसी पानी चोर के साथ रियायत नहीं की जाए। मेयर कराची खुद भी इस सिलसिले में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लाइनों का दौरा करते रहते हैं और उनको अगर बराह रास्त कोई शिकायत पहुँच जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। लेकिन वाटर कॉरपोरेशन के अफसरान अपने जो मातहत अफसरान हैं उनके खिलाफ हमें कार्रवाई करते हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि जितना पानी यहाँ पर पानी चोरी हो रहा है उन सब चोरी वाटर कॉरपोरेशन कि वाटर कॉरपोरेशन के कुछ अफसरान खुद इस पानी की चोरी में मुलव्विस हैं, तो क्या इदारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा? जी, मैं आपको बताता हूं कि अभी गुज़िश्ता 1 से 1.5 महीने पहले कोरंगी लांडी सनती एरिया में खुद CEO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वाटर कॉरपोरेशन असदुल्ला खान ने जाके वहाँ पर गैर कानूनी कनेक्शन पकड़े थे। उनको तकरीबन 3 कनेक्शन थे जो मुख्तलिफ टेक्सटाइल मिल्स में फराम किए गए थे। असदुल्ला खान ने वहाँ पर छापा मारा, वो कनेक्शन पकड़े, कनेक्शन काटे। जब हमने उनसे ये सवाल किया कि आपने कनेक्शन भी पकड़ लिए, कनेक्शन काट भी दिए, लेकिन जो इलाकाई एक्सियन है उसकी मिली भगत से ये कनेक्शन नहीं हुए, उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? तो उन्होंने यकीन दिलाया था कि एक्सियन के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन 2 महीना तकरीबन हो चुका है, अभी तक उस एक्सियन के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। गुलिस्तान जी 3 पानी चोरों के खिलाफ FIR कराई गई थी, लेकिन उस FIR कराने के बाद उस मुकदमे पे वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से कोई मजीद कार्रवाई की ही नहीं गई। वो एक FIR है, उस पर मजीद कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, वो थाने में जमा है, ना थाने की जानिब से कोई कार्रवाई की गई, क्योंकि वो सनतकार थे, बासर लोग थे। वाटर कॉरपोरेशन के अफसरान ने उनसे उलझना मुनासिब नहीं समझा, इलाकाई जो उनके अफसरान हैं वो उनसे मिले हुए थे। इसी तरह जब हबडैम से पानी सप्लाई होता है, मंगो के खिलाफ जो FIRs हुई हैं उसके अंदर बड़े अफसरान के नाम शामिल थे। किसी अफसर का उसमें नाम शामिल नहीं किया, हैरत अंगेज तौर पे।
उसमें सिर्फ पानी चोर का नाम शामिल किया गया। वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से यही किया जाता है, सिर्फ पानी चोर तो को पकड़ा जाता है, लेकिन जो चोरी में मुलविस अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। वो पानी चोर मुख्तलिफ सनतकार हैं, जो सनती एरिया में चोरी हो रहा था, उनके नाम भी उस FIR के अंदर मुख्तलिफ कंपनीज़ के लिखे हुए हैं कि उनके नाम भी दिए गए थे FIRs के अंदर। उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये हब डैम से जो नहर अभी बनाई गई है, हालिया दिनों में 13 अगस्त को उसका इफ्तिताह हुआ है। 12 अरब रुपए की लागत से वो हब नहर बनाई गई है ताकि कराची को पानी मुकम्मल तौर पर 100 मिलियन गैलन जो है फराहम हो सके। लेकिन क्या कोई मुअत्तली अमल में लाई गई उनके खिलाफ, वो जो अफसरान या मुलाजमीन इस चोरी में मुलविस थे? नहीं, हैरत अंगेज़ बात तो यही है, ना उन अफसरान को मुअत्तल किया जाता है, ना ही उनके ऊपर मुकदमात कायम किए जाते हैं। चंद दिन के लिए उनको सिर्फ ओहदे से हटा दिया जाता है। ओहदे से हटाने के बाद चंद दिन तक उनको तारीकी में रखने के बाद नई जगह पे तैनात कर दिया जाए। इस वक्त जो बल्क के जो लाइनें वाटर बोर्ड की गुजर रही हैं, जो बड़े पंपिंग स्टेशन हैं जैसे धाबे जी है या हब पंपिंग स्टेशन है, यहाँ के जो एक्सियंस हैं, जो चीफ इंजीनियर्स हैं, इनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई की नहीं गई, जिसकी वजह से कराची को जो 550 मिलियन गैलन योमिया पानी सप्लाई किया जाता है, उसमें से तकरीबन 200 से लेकर 250 मिलियन गैलन योमिया पानी चोरी कर लिया जाता है। इसके साथ साथ जो हैरत अंगेज बात यह है कि जो सब सॉइल वाटर सप्लायर हैं, जिनको लाइसेंस वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से दिए गए थे, उनमें भी बड़े पैमाने पर सब सॉइल की आड़ में मीठा पानी चोरी किया जा रहा है। तमाम का तमाम पानी जो है वाटर कॉर्पोरेशन की अफसरान की मुबैना सरपरस्ती में चोरी होता है। दूसरी जानिब हम देखें तो गरीब आवाम तो बूंद बूंद को तरस रही है, तो ये करोड़ों का चोरी किया गया पानी जाता कहाँ है? जी, यही मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो पानी चोरी किया जाता है या तो जाता है सनतों में, बड़ा हिस्सा इसका एक जाता है सनतों में, दूसरा हिस्सा जाता है रिहायशी आबादियों में। ये तमाम पानी टैंकर्स के ज़रिए, छोटी सुजुकियों के ज़रिए या जो मिनी ट्रक्स होते हैं उनके ऊपर टंकियां लगा के भरी जाती हैं। मैं आपको यही बता रहा था कि हब जो कनाल बनाई गई है, नई कनाल, उससे पहले जो पुरानी कनाल थी वहाँ पर तो बाकायदा टैंकर खड़े किए जाते हैं। टैंकर वो पानी बराह रास्त जो कनाल में पानी बह रहा है उसमें बड़ी मोटर लगाते हैं, मोटर लगा के वहीं से टैंकर अपने भर लेते हैं। मंगो पीर में क्या किया हुआ, जो बड़ी राइजिंग लाइन है उनको पंचर करके वहाँ पर बड़ी बड़ी गढ़े खोद दिए जाते हैं, उन घड़ों में पानी भरता है, वहाँ से पानी भर के चोरी कर लिया जाता है। रात की तारीकी में मेन जो राइजिंग लाइन है 84 इंच की, 64 इंच की, 72 इंच की, इन लाइनों के अंदर बाकायदा पाइप डाला जाता है, फिर बड़ी मोटर लगाई जाती है। मोटर लगाने के बाद वो टैंकर भरा जाता है। तकरीबन कराची में जो वाटर कॉर्पोरेशन का अपना कहना है, जो वाटर कॉर्पोरेशन के सरकारी जो उनका हाइड्रेंट है, उनसे एक महीने में 33 करोड़ रुपए का सरकारी पानी बेचा गया है। तो अब आप सोचें, वो एक हिस्सा भी नहीं है जो पानी वाटर कॉर्पोरेशन ने भेजा है। एक महीने में 33 करोड़ का जो पानी माफिया ये पानी चोरी कर रही है। तकरीबन 80 से 90 करोड़ रुपए का पानी हर महीने वाटर कॉर्पोरेशन का चोरी कर लिया जाता है, जिसकी वजह से वाटर कॉर्पोरेशन को रेवेन्यू के मद में नुकसान उठाना पड़ रहा है। कराची के शहरियों को पानी की वजह चोरी को किस तरह से रोका जाएगा? चोरी तो आप रोक ही नहीं सकते हैं क्योंकि आपके अपने लोग इसके अंदर मुलव्विस हैं। चले, हमें सिर्फ ये बता दें कि कराची के वो ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पे पानी की किल्लत सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा वो इलाके मुतासिर होते हैं और उन लोगों को पानी नहीं मिलता है? हाँ जी, बिल्कुल। कराची के बहुत सारे इलाके हैं जो शदीद पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है इस पानी चोरी की वजह से। नॉर्थ कराची है, नॉर्थ कराची में 20 से 25 दिन के बाद पानी सप्लाई किया जाता है। बल्दिया टाउन की सूरत हाल की बात करें तो 20-20 दिन वहाँ पर पानी नहीं आता। किमाड़ी की बात करें तो किमाड़ी में पानी नहीं आता। सदर की बात करें तो सदर में हफ्तों पानी नहीं आता। कराची के लांडी के इलाके में बात करें तो 15 दिन के बाद पानी आता है। औरंगी टाउन की अगर हम बात कर लें, कस्बा कॉलोनी की बात कर लें तो 30-30 दिन वहाँ पर पानी नहीं आता। वजह उन सब की यही है कि पानी कराची में पहले ही ज़रूरत का आधा पानी मिलता है। कराची को इस वक्त 1300 से 1400 मिलियन गैलन पर डे पानी की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास जो कोटा है वो सिर्फ 500 मिलियन गैलन का। उसमें से भी अगर 250-300 मिलियन पानी की चोरी कर लिया जाए मिलियन गैलन, तो बाकी बचता है 200 मिलियन गैलन में 3 करोड़ की आबादी का शहर कैसे गुजारा कर सकता है? उसका बड़ी वजह यही है कि अगर इस पानी चोरी को रोका जाए, एक थर्ड पार्टी कमेटी बनाई जाए, एक प्राइवेट सिक्योरिटी का इदारा मुतय्यन की जाए और वाटर कॉर्पोरेशन को पाबंद किया जाए जो उनकी खुली हुई लाइनें
जो नदी नालों से मजाफात से गुजर रही है उसकी विजिलेंस की जाए, वहाँ पर पेट्रोलिंग की जाए, उनको वाटर कॉरपोरेशन को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दिए जाए, वहाँ पर जो अफसरान मुलविस थे उनको इबरतनाक सजाएं दी जाएँ ताकि ये चोरी रुके। लेकिन अब तक मतलब कराची में हमने अभी तक नहीं देखा गुज़िश्ता 35-40 साल में कि पानी चोरी में मुलविस किसी भी अफसर को या किसी माफिया के नुमाइंदे को, कारिंदे को सज़ा दी गई हो। चंद दिन के लिए शोर उठता है हुकूमत की जानिब से, जब मीडिया का उस पर प्रेशर आता है, साफियों का प्रेशर आता है तो वो कार्रवाई की जाती है। उसके बाद वो कार्रवाई सख्त खाने की नज़र में डालने के बाद, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा तो सवालिया निशान ये यहाँ पर पैदा हो गया, आप 2 साल से ऑपरेशन कर रहे हैं, कराची में पानी चोरी क्यों नहीं रुका? आप एक बहुत मजबूत इदारे के साथ मिलकर कार्रवाई करते हैं, वो इदारा जब कार्रवाई करता है तो वो हाइड्रेंट बंद हो जाता है। लेकिन वाटर कॉरपोरेशन जहाँ खुद कार्रवाई करता है वो हाइड्रेंट कभी बंद नहीं होता। इस वक्त भी कराची में 280 से ज़्यादा छोटे और बड़े गैर कानूनी हाइड्रेंट चलाए जा रहे हैं, जिसकी मुतअद्दिद मरतबा वाटर कॉरपोरेशन के अफसरान को निशानदेही की जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई सिर्फ वहीं होती है जहां मेयर कराची को शिकायत की जाए। अब मेयर कराची जब अहकाम देते तो उस पर इनको मजबूरन कार्रवाई करना पड़ती है। लेकिन अगर मेयर कराची सिर्फ सारा दिन पानी की चोरी में ढूंढने निकलेगा तो वो दीगर काम नहीं कर सकते। ये सबसे ज्यादा सनती इलाकों को सप्लाई किया जाता है, तो मुझे सिर्फ इतनी सी बात वाज़ेह कर दें, क्या सनती इलाकों को जानबूझकर पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा ताकि उसे वो ब्लैक में खरीदें? नहीं, जानबूझ के तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि पानी आ ही कम रहा है। पानी कराची पहुंचने से पहले 250 मिलियन के करीब मिलियन गैलन के करीब पानी चोरी कर लिया जाता है। तकरीबन 70 से 80 मिलियन पानी लीकेजेस की नज़र हो जाता है। पानी कम होने की वजह से सनतों को पूरा पानी नहीं मिल पाता, इसलिए सनतें या तो बहुत सारे सनतकार ऐसे हैं जिन्होंने 2-2, 3-3 कनेक्शन लगाए हुए हैं मुख्तलिफ पानी की लाइनों में, वहाँ पर मोटरें, समर पम्प, यहाँ तक हुआ हुआ है कराची के अंदर मुख्तलिफ सनतकारों ने बाकायदा वाटर कॉरपोरेशन के 8 इंच की और 10 इंच की लाइनों में समर पम्प उतारे हुए हैं। उन समर पम्प को उतार के वहाँ से पानी पंप करके अपनी लाइनों में डालते हैं। ये भी केस यहाँ पर पकड़े गए, उनकी भी FIR हुई है। लेकिन जब आप सनतों को पानी पूरा नहीं देंगे, टेक्सटाइल की सनतें उसको पानी बहुत चाहिए, वो मजबूर है पानी खरीदने का, या तो वो सब सॉइल वाटर खरीदे, लेकिन बहुत सारी जगह सब सॉइल वाटर इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसलिए उनको मीठा पानी चाहिए होता है। तो मीठा पानी वो टैंकर के जरिए ही माफिया से खरीदने में मजबूर है। और मैं आपको बताऊं कि जो एक कमर्शियल टैंकर है, जो वाटर कॉरपोरेशन का कमर्शियल टैंकर है, अगर वो 5,000 रुपये का है तो जो प्राइवेट टैंकर खरीदा जाता है 3,000 गैलन का, वो 10 से 15,000 रुपये में यहाँ पर फरोख्त होता है सनतों को। घरों में अगर प्राइवेट टैंकर हम मंगाएं, जी बिल्कुल, घरों में अगर हम रिहायशी मकान में अगर हम पानी का टैंकर 1,000 गैलन वाला वाटर कॉरपोरेशन से लेंगे तो 1,560 रुपए का है। लेकिन वही अगर हम प्राइवेट टैंकर खरीदेंगे तो 2,500 से 3,000 रुपए में मिलता है। इतना बड़ा पैसा है इसके अंदर, इतनी बड़ी माफिया इन्वॉल्व हो चुकी है यहाँ पर, इतने वो ताकतवर लोग हैं कि आप उनका यहाँ पर कुछ बिगाड़ना वाटर कॉरपोरेशन के मामूली अफसरान के लिए तो नामुमकिन है। कराची ने इस संगीन बहरान पर कोई हंगामी प्लान तैयार किया है? नहीं, उनके पास कोई प्लान ही नहीं है, आज तक कोई प्लान तैयार ही नहीं किया गया। उनके पास जो प्लान था यानी कि कराची में पानी की तकसीम का कोई शफाफ निजाम मौजूद ही नहीं है और ना ही बनाया जा सकता है। गुज़िश्ता 70 साल से कोई ऐसा निज़ाम नहीं है, शफाफ निज़ाम। यहाँ पर देखें, कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें 30 दिन तक पानी नहीं आता, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 24 घंटे पानी सप्लाई होता रहता है। वहाँ पर भी वाटर कॉरपोरेशन के अफसरान, इलाकाई अफसरान जो होते हैं, एक्सियन और लाइनमैन मुलविस हैं। मैं कुछ ऐसे लाइनमैनों को जानता हूँ जो फॉर्चूनर गाड़ी में अपनी ड्यूटियों पर आते हैं। लाइनमैन है, 5 ग्रेड का वो लाइनमैन है, उसकी बामुश्किल तनख्वाह 40-50 हज़ार रुपये की, लेकिन इस मुद्दे को उठाया है और आज के प्रोग्राम में भी हमने कोशिश की है कि पानी के बहरान के पीछे छुपे किरदारों को बेनकाब करें, लेकिन असल तब्दीली तब आएगी जब इदारे जागेंगे और अवाम आवाज बुलंद करेगी। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आपको बताएंगे कि मुल्तान में पाकिस्तान पोस्ट के मुख्तलिफ दफातर में मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी के टेंडर्स में करोड़ों रुपए से जायद की मुबैना माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। स्टेशनरी, प्रिंटिंग वर्क, मेल की तरसील, सिक्योरिटी कंपनियों की खिदमात और दीगर सामान की खरीदारी में भी बेज़ाब्तियाँ की गई हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जनरल पोस्ट ऑफिस मुल्तान समेत 13 मुख्तलिफ केसेस में संगीन बेज़ाब्तियों की निशानदही की है। मजीद इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मुल्तान ज़हीर अब्बास। ज़हीर, सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान पोस्ट जैसे कौमी इदारे में 25 करोड़ से ज़ायद की माली बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, आखिर किसकी नाकामी है ये?
जी शुक्रिया फरजाना। नाकामी साफ जाहिर है, जो अफसरान हैं उनकी नाकामी है कि उनके की मौजूदगी में इतने बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। ये कोई पहला वाक़या नहीं है। आपको पता है कि महकमा डाक जो है वो कितना अहम इदारा है। क़याम पाकिस्तान के साथ ही इस इदारे का वजूद हुआ था और उसके बाद से लेकर आज तक ये कौमी इदारा अपनी खिदमात जो है वो सर अंजाम दे रहा है। जैसे जैसे इस इदारे की जिम्मेदारियाँ बढ़ी हैं उसी तरह जो मुलाजमीन है, अफसरान हैं, उन्होंने मुबैना तौर पर करप्शन, माल कमाने के नए तरीके जो हैं वो भी ईजाद कर लिए हैं। ये जो 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट है, इसके मुताबिक मुख्तलिफ सामान की जो ख़रीदारी है उसके टेंडर्स में बड़े पैमाने पर संगीन बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। अंदाज़ा करें कि जो हमारे रूल्स हैं वो कुछ कहते हैं मगर अफसरान उन रूल्स की परवाह नहीं करते। अगर बात की जाए पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल 2004 की, तो उसके मुताबिक जब भी कोई विफाकी इदारा 5 लाख से 30 लाख के दरमियान किसी भी चीज़ की ख़रीदारी करता है तो पेपरा की जो वेबसाइट है उस पर को पब्लिश करना भी लाजमी होता है। साथ साथ जो कौमी अखबारात होते हैं उसमें भी उसका इश्तिहार देना लाजमी होता है। मगर इस मामले में हुआ क्या कि मजमूई तौर पर ये 13 केसेस हैं। 13 केसेस में 25 करोड़ रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तियाँ की गई हैं। उसमें 2 ऐसे केसेस थे कि तशहीर ही नहीं की गई, ना ही पेपरा की वेबसाइट पर पब्लिश किया गया, ना ही उस खरीदारी का जो टेंडर है, जो अमल है, उसकी तशहीर अखबार में की गई। वो वजह क्या थी? वजह यही थी कि जितने थोड़े ठेकेदार होंगे उतना ज़्यादा उनको नवाजा जाएगा और अपना जो मुबैना तौर पर कमीशन है वो वसूल किया जाएगा। तो 2 केसेस में तो इन्होंने तशहीर ही नहीं की। इसी तरह अगर दीगर केसेस की बात करें तो एक केस ऐसा भी था कि जिसमें 380 दिन के बाद कॉन्ट्रैक्टर को वर्क आर्डर जारी किया गया। हालांकि जब भी टेंडर होता है, जो सबसे कम बोली देने वाला कॉन्ट्रैक्टर होता है उसे 15 दिन के अंदर जो है वो वर्क आर्डर जारी करना होता है। इस मामले में 380 दिन लगे। अंदाजा करें इसमें भी बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियाँ साफ ज़ाहिर की गई हैं, जिसकी वजह से जो आपका वर्क आर्डर है वो इतनी तख़ीर से जारी किया गया। इसी तरह 2 ऐसे केसेस भी थे जिसमें बोगस अदायगियाँ की गई। ये 2023-24 की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसके मुताबिक आपको यहाँ पर ज़िम्नन में एक और बात भी बताता चलूँ कि 2021-22 में जो ऑडिट हुआ था उसमें इससे भी ज़्यादा संगीन बेज़ाब्तियाँ सामने आई थी। यही जो अखराजात हैं जो मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी के हैं उसमें 65 करोड़ रुपए की मुबैना तौर पर हेरा फेरियां सामने आई थी। और उसमें हुआ क्या था? उसमें ठेकेदारों को दो दफा अदायगी। ये तो बड़ी बुनियादी अशिया हैं, तो इनकी खरीदारी में भी शफाफियत क्यों मुमकिन नहीं बनाई जा सकी? फिर आप देखें कि आए रोज यही बताया जाता है कि फलां चीज़ ख़त्म हो गई है, फलां चीज़ ख़त्म हो गई है। आपने अक्सर सुना होगा डाक टिकटें ख़त्म हो गई हैं, इसी तरह लिफाफे जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। तो हमेशा जो है वो बहरान ही रहता है। उसकी वजह यही है कि ज़्यादातर जो है वो माली बेज़ाब्तियाँ हो जाती हैं। अपना कमीशन खरा करने के लिए वो पहले से ही गठजोड़ जो है वो ठेकेदारों के साथ कर लिया जाता है। मैं आपको बता रहा था 2021-22 की बात, तो उसमें मुल्तान, खानेवाल और कुछ ऐसे महकमा डाक के कुछ दफातर थे जहां पर 2-2 दफा ठेकेदारों को अदायगियां कर दी। अंदाजा करें कि इतनी मेहरबानी का मुजाहरा किया गया कि चीज एक दफा खरीदी है मगर उसकी अदायगी जो है वो 2 दफा की गई है। साफ जाहिर है उसमें उन्होंने अपना हिस्सा भी रखा होगा ना। आप इस पे जब मौक़िफ़ लेने के लिए राब्ता करते हैं तो उनका यही रवायती जवाब होता है कि इंक्वायरी जारी है। अभी जिस मामले को हम डिस्कस कर रहे हैं इस पे भी जो मुल्तान इंतजामिया उनका यही कहना है कि मामले की इंक्वायरी की जा रही है। अगर इंक्वायरी में कोई जिम्मेदार साबित हुआ तो उसके खिलाफ पहला वाकया तो है नहीं। इससे पहले भी अगर देखें तो पाकिस्तान पोस्ट के टेंडर सिस्टम पर सवालात उठ चुके हैं और बेशुमार सवालात उठे हैं। इसमें इस्लाहात क्यों नहीं की जा रही हैं? जी आप देखें ना कि गाय बगाए जो पिछले कुछ साल हैं उसमें इसी तरह की खरीदारी में 28 करोड़ रुपए के मुबैना घपले जो हैं वो सामने आए थे, जिस पर यही कहा गया था कि शफाफियत लाने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं, इंक्वायरियां की जा रही हैं, जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब एक्शन क्या लिया जाता है? जब भी कोई इस तरह की हेरा फेरी पकड़ी जाती है तो आर्जी तौर पर, वक्ती तौर पर अफसर को वहां से तब्दील कर दिया जाता है। यहाँ भी वही तरीका अडॉप्ट किया जाता है जो कि दीगर सरकारी
महकमों में अडॉप्ट किया जाता है कि जब भी किसी की चोरी पकड़ी जाती है तो उसको वक्ती तौर पर वहां से हटा दिया जाता है। जब मामला थोड़ा सा ठंडा होता है तो वापस वही अफसर अपनी उसी सीट पे मौजूद होता है। तो महकमा डाक में भी यही रवायत जारी है कि जब भी किसी अफसर पर संगीन इल्जामात लगते हैं या तो उसे बारो बार ही टैकल कर लिया जाता है। फर्ज करे कोई FIA में कोई दरखास्त चली गई है, FIA ने दरखास्त उस दरखास्त पे अमल दरामद शुरू किया, इंक्वायरी शुरू की है, तो मुदई जो होता है मुदई के साथ ही साज़बाज़ कर ली जाती है। मुदई की तरफ से एक बयान हल्फी जमा करवा दिया जाता है कि मुझे गलत फहमी हुई है, गलत फहमी की बुनियाद पर मैंने ये इल्जामात लगाए हैं, तो वो इंक्वायरी जो है वो ड्राप हो जाती है। ये भी तरीका जो है यहाँ पर राइज है। महकमा डाक की एक इंक्वायरी थी, उसमें बड़े पैमाने पर संगीन बेज़ाब्तियां, कुछ वाजबात जो हैं, कुछ बिल्स जो हैं, उनको जो जमा किया जाता है। साहब जरा आपको पता ही है कि मुख्तलिफ किस्म के बिल जो हैं वो भी डाकखानों में जमा किए जाते हैं। तो उन बिलों में भी बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियां सामने आई थी। FIA मुल्तान ने उस पर इंक्वायरी शुरू की थी। इनका अपना ही एक मुलाजम था जिसने वो दरखास्त दी थी। जब संगीन बेज़ाब्तियां साबित हो गई उसके बाद किया क्या कि उस मुद्दई के साथ साज़बाज़ करके उसने कह दिया कि मैं अपना ये केस वापस लेता हूं। अच्छा। अंदाजा करें कि इतनी बेज़ाब्तियां सामने आ गई, मुतलका इदारों ने जब तहकीकात की तो सारी करप्शन जो है वो बेनकाब होगी, उसके बावजूद किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। उसी तरह की ये जो मामला डिस्कस कर रहे हैं इसमें भी यही मामला है की रिपोर्ट है, उसमें भी तो ये कहा गया है कि कम बोली देने वालों को नजरअंदाज करके महंगे कॉन्ट्रैक्टर्स को नवाजा गया है। तो क्या इदारे की जानिब से कोई मौकिफ सामने आया है इस हवाले से? ये आप देखें कि 2 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे थे कि जिसमें सबसे कम बोली देने वालों को नजरअंदाज किया गया। उनकी बजाय जो दूसरे नंबर पर कम बोली देने वाले थे उनको टेंडर जो है वो अलाट कर दिया गया। बिल्कुल। अब इसका जो जवाब उन्होंने दिया, इस हवाले से भी हमारी बात हुई, तो पाकिस्तान पोस्ट के जो इंतजामिया है उन्होंने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो पहले नंबर पर सबसे कम बोली देने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने ठेका लेने से माजरत कर ली थी। उनकी माजरत के बाद जो है दूसरे नंबर पर कम बोली देने वालों को ये ठेका अलाट किया गया। अंदाजा करें कि ये कैसे हो सकता है कि जो सबसे कम बोली लगा रहा है अगर उसने माजरत ही करनी हो तो वो उस अमल में हिस्सा ही क्यों ले। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक जवाब घड़ा जाता है, बहाने बनाए जाते हैं ताकि जो मुबैना तौर पर बेज़ाब्तियां की हैं उसको, वो जो रकम मुबैना तौर पर वसूल की है उस पर हाथ साफ किए जाए, उसको खरा किया जा सके। तो इस तरह के मामला जो है वो महकमा डाक में पहली दफा नहीं हुआ है, आए रोज इस तरह के मामला सामने आते हैं। उसके बावजूद ये कोई भी शफाफियत जो है वो हमें नजर नहीं आती। कुछ अर्सा पहले ही आपको याद होगा कि महकमा डाक में बेज़ाब्तियां हुई थी भर्तियों में। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ दफातर जो है महकमा डाक के, वहां पर 636 मुलाजमीन जो है स्केल 1 से लेकर 11 तक के भर्ती किए गए थे। 636 में से 300 से ज्यादा जो है वो उम्मीदवार, उनकी अहलियत ही नहीं थी। उसमें हुआ क्या कि कुछ ऐसे उम्मीदवार भी थे जिनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो बोगस थे, जिसमें तालीमी असनाद है, मैट्रिक की, FA की, वो बोगस थी। ये मामला जो है जब सामने आया तो उसके बाद नैब ने भी एक्शन लिया था, नैब में भी वो इंक्वायरी चली थी। नैब ने वो मामला जो है वो FIA को रेफर कर दिया। जब इन्होंने देखा कि बड़े पैमाने पर इसकी इंक्वायरी शुरू हो गई है तो मुल्तान के जो GPO ऑफिस है वहां के अफसरान ने क्या किया कि एक कमेटी तश्कील दी, उस कमेटी ने सिफारिशात दी और उसके बाद 25 मुलाजमीन को जो है वो नौकरियों से निकाल दिया गया। अंदाजा करें कि जो बोगस भर्तियां हुई, गैर कानूनी तौर पर भर्तियां हुई, उनकी तादाद जो है वो 300 से ज्यादा निकली, लेकिन जो निकाला गया वो सिर्फ 25 मुलाजमीन को निकाला गया। इसका मतलब यही है कि जो उनके ज्यादा चहीते उम्मीदवार थे उन्हें किसी न किसी तरह से बचाने के लिए उन्होंने मुतलका इदारों को भी बता दिया कि देखें ये जो इंक्वायरी चल रही थी उस पर हमने ये महकमा ने एक्शन लिया है। जो बोगस भर्तियां हुई थी, जो गैर कानूनी तौर पर भर्ती हुए थे, उनको हमने नौकरियों से निकाल दिया है। बोगस इसलिए कह रहे हैं कि जब बड़े पैमाने पर भर्तियां होती हैं तो उसमें जो मेरिट पर नहीं होते, जिन्होंने इंटरव्यू में शामिल नहीं होते, जो शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार होते हैं उनमें वो शामिल नहीं होते, तो साफ जाहिर है वो गैबी तौर पर आते हैं तो उनको बोगस ही कहा जाएगा। अब ये बड़े पैमाने पर ये बेज़ाब्तियां सामने आई थी भर्तियों में, लेकिन उसमें भी उन्होंने कुछ मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग कर दिया, जिसके बाद जो है उन्होंने अपने आप को दिखाया कि देखें इदारे में शफाफियत लाने के लिए हमने ये इकदाम किए हैं। साफ ज़ाहिर वो जो इंक्वायरी थी वो ठप कर दी गई क्योंकि उन्हें रिपोर्ट जमा करवा दी गई कि ये गैर कानूनी तौर पर भर्ती थे, इनको हमने नौकरियों से फारिग कर दिया। हालांकि उनकी तादाद जो थी जो निकाले गए उससे भी ज्यादा। ये बताएं कि क्या पाकिस्तान पोस्ट के अंदर ऐसा कोई फॉल मॉनिटरिंग या
क्या विजिलेंस सिस्टम मौजूद नहीं है जो इन बेज़ाब्तियों को वक्त पर रोक सके? जी, आप अंदाज़ा करें ना कि ऊपर से लेकर नीचे तक जब सारे अमले ने एक ही हदफ रखा हो कि किसी तरह से माल पानी जो है वो बनाना है, तो उसमें साफ जाहिर है फिर शफाफियत कैसे आएगी। ये सिर्फ अब जो भर्तियां हुई थी, भर्तियों का जो हेड था जिसकी ज़ेरे निगरानी ये सारा काम हो रहा था, वो इदारे का सरबराह था। उसने कमेटी तश्कील दी, उसने अपनी मर्जी के अफसरान को उस कमेटी में शामिल किया। उन्होंने सारे जो जांच पड़ताल थी उम्मीदवारों की वो मुकम्मल की, शॉर्ट लिस्ट किया, इंटरव्यू हुए, लेकिन उसके बावजूद 300 से ज़ायद मुलाजमीन जो हैं वो सिफारशी भर्ती कर लिए गए। अगर शफाफियत होती तो इदारे का जो सरबराह है, हो गई है ना ज़हीर, महकमाना कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं, लेकिन क्या यहाँ पे हमें ये नज़र आता है कि माजी में किसी जिम्मेदार को सजा दी गई हो? जी, वही सजाओं की बात मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि जब किसी पे कोई इस तरह का इल्ज़ाम लगता है उसके खिलाफ एंटी करप्शन में, जिस तरह सूबाई महकमों के अफसरान होते हैं उनके खिलाफ एंटी करप्शन में दरख्वास्त दी जाती है, विफाकी महकमों के खिलाफ जो FIA से रजू किया जाता है, तो जब भी महकमा पहले माफी तलाफी होती रही है, अब भी हम यही उम्मीद रखें कि अब भी माफी तलाफी हो जाएगी, किसी को ना सजा मिलेगी, ना मौतली होगी, ना इंक्वायरी होगी, ऐसा ही है? जी, कोई ना कोई रास्ता तो ये निकाल लेते हैं ना। सादर इतने प्रॉपर तरीके से जो है वो सारी बेज़ाब्तियाँ की जाती हैं, मुनज़्ज़म तरीका अपनाया जाता है, तो उसमें गलती की गुंजाइश जो है वो अपने तौर पर यही समझते हैं कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब भी उनके ऊपर कोई मॉनिटरिंग वाला महकमा, जिस तरह ऑडिट हुकाम है, जब ऑडिट टीम आती है तो वो सारे रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करती है, तो उस वक्त उनके सारे जो दावे हैं, सारे इकदाम जो हैं वो धरे रह जाते हैं। कहीं ना कहीं से बेज़ाब्तियाँ जो है वो उभर के सामने आती हैं, उनकी गलतियाँ जो हैं वो ऑडिट पैराग की शक्ल में सामने आ जाती है। आखिरी सवाल ज़हीर, मुझे उसका शॉर्ट आंसर चाहिए। मुझे सिर्फ ये बताएं कि पाकिस्तान पोस्ट में ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम कब तक लागू किया जाएगा ताकि ये इंसानी मुदाखलत को रोका जाए? अजी, हुकूमत की तरफ से तो तमाम महकमों में भी ये सारा निज़ाम जो है वो नाफिज कर दिया गया है। जब भी कोई रिपोर्ट हुकूमत को जमा करवानी होती है तो उस वक्त सब बच्चा की रिपोर्ट दी जाती है, मगर अंडर हैंड जो है ये सारे मामलात चल रहे हैं। हमने पिछले किसी प्रोग्राम में आपको याद होगा डिस्कस किया था, मुख्तलिफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो टेंडर हुए, जिला काउंसिल में जो टेंडर हुए, तो उधर भी ई पैड सिस्टम है, लेकिन ई पैड सिस्टम के बावजूद ये बड़े पैमाने पर संगीन बेज़ाब्तियां सामने आ जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही ज़हीर देखा जाए तो अगर के पैसे से चलने वाले इदारों में जब करप्शन, उखरबा परवरी और फिर बेज़ाब्तियां मामूल बन जाएंगी ना, तो नुकसान सिर्फ खजाने का नहीं होगा बल्कि अवामी एतमाद का होगा। पाकिस्तान पोस्ट हो या कोई और महकमा, अगर एहतसाब नहीं होगा तो निज़ाम खुद ब खुद जवाल का शिकार हो जाएगा। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए।